से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अगर सच में प्रिपरेशन करने का मतलब मन है और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब जी जान लगा के प्रिपरेशन करना है। नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, अगर करना है तो फिर जी जान लगा के करना है। मतलब इस पार या तो फिर उस पार, नहीं तो फिर बीच में लटकते हो ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही आती है, दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस बोल देंगे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, ऐसा ही हुआ। ठीक है? आपको पता है कि बीच में जब 5-10 मार्क के आप लटक जाते हो तो कितना प्रॉब्लम होता है, ये आपको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? और प्रिपरेशन का सबसे जो बेस्ट फंडा होता है ना, ये फंडा ये होता है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप वहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है? मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मतलब आसान नहीं होता। वहां पे एग्जाम हॉल में 3 घंटे में जितना क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें कहाँ से आती है? यहाँ से। आप कितनी बार मटेरियल को सॉल्व किए हो। ठीक है? मटेरियल को आप अगर अच्छी तरह से सॉल्व नहीं किए हो, उसको बीट बाय बीट क्वेश्चन आपको नहीं पता, इसके जितने एक्सरसाइज है उसको आपने पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया, तो आपके दिमाग में डर बैठा रहता है, यार शायद ये वाला क्वेश्चन में मैं अटक जाऊंगा, शायद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर मेरे से नहीं हुआ, इसका तो ट्रिक मेरे को पता ही नहीं। तो जितना बार आप मटेरियल सॉल्व करोगे वो आपके लिए बेनिफिट होता है। ठीक है? तो प्रिपरेशन का एक ही फंडा है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरी बात एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी आएगा, आप जितना प्रिपरेशन करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी आती चलेगी। ठीक है? कॉन्फिडेंस भी वही होता है, आप जितनी बार इस मटेरियल को सॉल्व करोगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इस चैप्टर को मैंने इतनी बार किया तो ऑब्वियसली मेरे से ही होगा। ठीक है? तो मुझे बस इतना कहना था। चलिए, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एलन की मटेरियल से सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का हमने 150 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 151 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 आपको दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज 6.8%। ठीक है? तो 6.8% मतलब ये परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको दे रखा है। ठीक है? उसमें पूछा है कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रखा है। ठीक है? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है और परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ जो होता है, उसके बीच में रिलेशनशिप आता है, परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ is equals to volume strength divided by 5.6 into 17 by 10। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं तो आई बटन पर एक वीडियो आ रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर 100% डिटेल डिस्कशन का, उसके कैसे फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है? आपको वो वीडियो अगर देखोगे ये स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला कैसे आया वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू x by 5.6 into 17 by 10। तो ये आ जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 6.8%, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5.6 into 17 by 10। तो implies that x is equal to 6.8 into 5.6 into 10 डिवाइडेड आपका बन जाएगा दिस इज 17। ठीक है? तो 10 को ये आ जाएगा 6.8 into 5.6, ये 10 को 17 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1.7। तो 1.7 को इसको अगर आप काटोगे ये करीब 3.7 आ जाएगा। सही, 1.7 को 5.6 काटोगे करीब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपको 6.8 into 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 3 या 22.4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है? तो ये वाला फार्मूला आपको बस यूज करना है। फार्मूले में परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको दे रखा है, आपको x जो होता है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका इजीली निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 150 का। ठीक है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर।
क्वेश्चन नंबर 152 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें एक वीक एसिड आपको दे रखा है, 20% आयोनाइजेशन उसको दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। इस तरीके की क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको डेल्टा टीएफ निकालना होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू मोलरिटी इनटू केएफ इनटू आई, आई जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इनटू एन अल्फा। इस फार्मूले से आई निकाल देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 153 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें पूछा है कि वेपर प्रेशर जो है किसका डिक्रीज ज्यादा होगा। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आई के ऊपर। वेक्टर फैक्टर जिसका ज्यादा आ जाएगा उसका डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें आप चेक कर लेना किसका वेक्टर फैक्टर ज्यादा आता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 डायरेक्ट राल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि प्योर लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर 0.8 से घट के 0.8 या 0.6 हो गया और एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो मोल फ्रैक्शन y कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आप राल्स लॉ का डाल देना, P0 - PS by P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इजीली निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 155। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 आपको दे रखा है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड A and B it was proved that P is equal to XA into P0A minus P0B। तो P plus P0 भी दे रखा है, तो P is equal to दे रखा है XA into P0A minus P0B plus P0B। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये बन जाएगा XA into P0A minus XA into P0B plus P0B। तो implies that P is equal to XA into P0A। ये XA को अगर आप XB में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा XA is equal to 1 minus XB। ठीक है, तो that is equal to 1 minus XB into बन जाएगा आपका P0B plus P0B। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो P निकल के आएगा that is equal to XA into P0A minus ये मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज P0B, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस दैट इज XB into P0B प्लस एक लगे थे प्लस प्लस आ जाएगा आपका P0B। तो यहाँ पर P0B कैंसिल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट P जो आ जाएगा दैट इज XA into बन जाएगा आपका P0A प्लस XB into बन जाएगा आपका P0B। तो यहाँ पर P का जो फॉर्मूला आ रहा है ये आ रहा है फॉर्मूला जो कि आपका किसका फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू राल्स लॉ के फॉर्मूले के बराबर आएगा। तो अगर ये राल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मतलब ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। तो आपको एक रिलेशनशिप दे रखा था, उस रिलेशनशिप को हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई करके निकाला कि जो P हो रहा है वो आ रहा है XA into P0A plus XB into P0B दैट इज इक्वल्स टू राल्स लॉ। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर राल्स लॉ को फॉलो करता है तो उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आंसर चला जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 155 ये आपका चला गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 दे रखा है द मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड विल बी। ऑप्शन दे रखा है हायर देन थ्योरेटिकल वैल्यू, लोअर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, सेम एज द थ्योरेटिकल वैल्यू, नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हो वो क्या आ जाएगा, इनिशियल डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में अगर आप क्या करते हो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालते हो वो हायर देन थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा कि लोअर देन थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा कि सेम एज द थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, जब डिसोसिएट कर जाएगा तो ऑब्वियसली इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इनिशियल का मोलर मास लोअर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होने के बाद उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना। ठीक है, मटेरियल देखो अपना, उसमें 157 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 158 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपको दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो एक कंटेनर आपने लिया
उसमें आपको दे दिया कि इसमें टोल्यूइन है और बेंजीन है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको दे रखा है 160, वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन आपको दे दिया 60 टर रेस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज, देखो ये तो सॉल्यूशन बना दिया, बोला कि जब ये वेपर बनाएंगे इस वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं पूछे, इसमें पूछा है वेपर में पूछा है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो लॉ एप्लीकेबल होगा, वहां से हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे दिया, एक बेंजीन दे दिया और दूसरा आपको दे दिया टोल्यूइन। ठीक है, बेंजीन पकड़ लो ए है, टोल्यूइन पकड़ लो बी है। इसका वेपर प्रेशर दे दिया कितना, P नॉट है इज इक्वल टू 160 टर और आपका P नॉट की जो टोल्यूइन है दैट इज इक्वल टू 60 टर। पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज इन कांटेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो हमने जो सॉल्यूशन लिया वो कितना रहेगा, इक्विमोलर सॉल्यूशन। तो मतलब इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, ये भी नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना 1, तो दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन हमने लिया। अब इसका वेपर प्रेशर जो आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर होता है P नॉट A इनटू x A, पार्शियल वेपर प्रेशर B इज इक्वल टू P नॉट B इनटू आ जाएगा xB। P नॉट आपको दे रखा है 160, x A कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 1 प्लस 1। P नॉट भी आपको दे रखा है 60 इनटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 160 इनटू 1/2 प्लस आ जाएगा 60 इनटू 1/2, ये आ जाएगा आपका 80 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 110। तो टोटल प्रेशर जो बन के आ रहा है वो आपका आ रहा है 110। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 110। आपको कितना चाहिए, आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए, y मतलब टोल्यूइन का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सॉरी, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी मतलब टोल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर हमें चाहिए, टोल्यूइन का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, P नॉट बी, P नॉट भी हमारा निकला था 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर आपका कितना निकला 110, तो 30 डिवाइडेड बाय 110 दैट इज इक्वल टू बन जाएगा 3/11। तो 3/11 अगर काटोगे आप ये आ जाएगा 0.27। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन आपका आ जाएगा 0.27 जो कि आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले एप्लीकेबल हो रहे थे, एक राउस लॉ और एक डाल्टन्स लॉ, दोनों को यूज करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 158। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्वेश्चन नंबर 159 जो है बिल्कुल 158 की तरह क्वेश्चन है, आप एक खुद सॉल्व करना, ये आपसे हो जाएगा मुझे लगता है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 159 में नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप राउस लॉ यूज करके टोटल प्रेशर निकाल लेना, फिर उसके बाद आप डाल्टन्स लॉ यूज करके मोल फ्रैक्शन निकाल देना। ठीक है, तो 159 में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 160 पर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 आपको दे रखा है an ideal solution was obtained by mixing methanol and ethanol ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ methanol and ethanol। methanol और ethanol दे रखा है, methanol का पार्शियल वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 2.619 किलोपास्कल, ethanol भी आपको दे रखा है, ethanol का पार्शियल वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 4.556 किलोपास्कल रिस्पेक्टिवली। द कंपोजिशन ऑफ वेपर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो टोटल प्रेशर जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर 4.556। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका कितना 9 6 are 15 9 6 are 15 15 5 1 7 ये आ जाएगा 11 7.175। ठीक है, ओके
तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर। अब पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर कितना। द कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है पकड़ लो आपका मिथानॉल का लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल कितना, दैट इज इक्वल टू 2.619 डिवाइडेड आ जाएगा 7.175। ठीक है, तो ये करीब आपका मिल जाएगा 0.365। नेक्स्ट आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल आ जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल आपको दे रखा है 4.556 डिवाइडेड बाय 7.175, तो 7 6 42 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.635। तो मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.365, इथेनॉल का आ जाएगा 0.635, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन में आपको मिथानॉल और इथेनॉल का दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इसमें से आपको सॉल्यूशन का प्रेशर मिल जाएगा। जब आपको सॉल्यूशन का प्रेशर मिल गया तो सॉल्यूशन का प्रेशर अब जब मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज में मिथानॉल का चाहिए, इथेनॉल का चाहिए, वेपर फेज में मिथानॉल का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इसी उसी तरह आपका मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, जो कि आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन व्हिच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ टेंपरेचर और कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 161 सिंपल सा क्वेश्चन है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 162 और क्वेश्चन नंबर 163, दोनों एजियोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 162 एंड 163। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 164, वो वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड HCl जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बॉइल्स एट 1008.5 डिग्री सेल्सियस व्हेन दिस मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन। देखो कोई भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसका डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन 4 चला जाएगा, नाइदर HCl नॉर वाटर इन प्योर स्टेट, क्योंकि दोनों एक साथ क्या बनाएंगे आपका वेपर बनाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन नंबर आपको चला जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 165, कोई एजियोट्रोपिक मिक्सचर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आपसे हो जाएगा, मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 166 ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो इसको स्टार मार्क करना और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। जब भी आप सॉल्यूशन चैप्टर का रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना कि पता लगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सॉल्व होता है जो हर क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ड्राई एयर वाज पास्ड सक्सेसिवली थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 180 ग्राम का वाटर ले रखे, उसमें 5 ग्राम का सोल्यूट ले रखे, उसमें ड्राई एयर पास किया और एक बार क्या किया प्योर वाटर में पास किया। द लॉस ऑफ weight in solution was 2.5 gram, that of pure solvent in 0.4 gram। तो सॉल्यूशन का जो वेट है जब ड्राई एयर पास किया तो उसमें डिक्रीज हुआ, उसके साथ साथ सॉल्वेंट में जब पास किया उसमें भी डिक्रीज हुआ। तो पूछ रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है, ये याद रखना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P नॉट माइनस PS। सॉल्वेंट का कितना डिक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा आपका P नॉट माइनस PS के ऊपर। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो कि P नॉट माइनस PS बाय PS। P नॉट माइनस PS मतलब कितना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, PS मतलब कितना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से P नॉट माइनस PS बाय PS ये आ जाएगा आपका कितना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना डिक्रीज हुआ 0.04, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना डिक्रीज हुआ 2.5। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला डाल देना P नॉट माइनस PS बाय PS का। P नॉट माइनस PS बाय PS होता है
दैट इज इक्वल टू कितना, स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, 0.04 डिवाइडेड बाय 2.5। स्मॉल n जो तो होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 2.5। तो यहां से W क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पूछा है, तो W है वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको लिखना है कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू वेट 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू वाटर का 18 होता है दैट इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 2.5। तो यहां से आपका 18 से काटोगे तो ये बन जाएगा 10, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो MW आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.04 into 2, ठीक है। तो यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 0.04। तो 1.25 को अगर 0.04 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से दो जीरो अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 125 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 31.25। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको स्टार मार्क करके रख लेना ताकि ये क्वेश्चन याद रहे कि जो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट यहां पर आता है ये रेशियो के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो P0 - PS/PS जो आ जाएगा दैट इज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मुझे लगता है। चलिए ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 167 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि अलग क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 167 आपको प्रोवाइड कर रखा है कि इंसुलिन जो है वो डिसॉल्व किया है सुटेबल सॉल्वेंट में, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट वेरियस कंसंट्रेशन इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। अलग-अलग कंसंट्रेशन पर टेंपरेचर लेकिन कांस्टेंट था 20 डिग्री सेल्सियस, तो अलग-अलग कंसंट्रेशन पर उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट किया। स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई अगेंस्ट सी इज फाउंड टू बी, तो उन्होंने जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और आपका सॉरी उन्होंने जब ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन को एक ग्राफ में प्लॉट किया तो उनको एक स्लोप मिला, स्लोप का वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो उसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना है। देखिए पाई जो होता है दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन इनटू r इनटू t। कंसंट्रेशन यहां पर जो होता है वो मोलरिटी होता है, लेकिन यहां पर आपको दे रखा है कंसंट्रेशन का यूनिट दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू W by MW into 1000 divided by V into R into T। V होता है मिलीलीटर में और W होता है ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर वेट बाय V आ जाएगा ग्राम परसेंट, तो कंसंट्रेशन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 RT डिवाइडेड बाय MW W by V, ये आ जाएगा ग्राम। मिलीलीटर मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब भी होता है मिलीलीटर को भी वही बोलते हैं। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू पाई आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1000 RT डिवाइडेड बाय MW, तो ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन C। तो ये कंसंट्रेशन उसके हिसाब से आप देखो। तो अगर इसको आप y एक्सिस में प्लॉट करोगे पाई को और अगेंस्ट पाई इज प्लॉट ग्राफ स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ पाई अगेंस्ट C, यहाँ पर कंसंट्रेशन है x, तो ये बन जाएगा आपका m, ठीक है। तो m जो है दैट इज इक्वल टू क्या है आपका स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू आपका आ जाएगा दैट इज 1000 RT डिवाइडेड बाय MW, लेकिन स्लोप का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है दैट इज 4.65 into 10 to the power -3 is equal to 10,000 RT। R की जगह वैल्यू डाल देना 0.08021, ठीक है। और T is equal to आ जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 293 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 1000 into
0821 into 293 divided by 4.65 into 10 to the power minus 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5.16 into 10 to the power 6, जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्लोप दे रखा था, स्लोप से आपको मॉलिक्यूलर रेट निकालना था। तो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि इजी, जो अलग मतलब जनरल क्वेश्चन जो आता है वो इस लेवल का नहीं है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जो कि अच्छा है। थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपका दिमाग में भी थोड़ा सा एक ब्रॉड नॉलेज आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। तो यहाँ से हम पाई जो है पाई इक्वल टू सीआरटी, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है हम मोलारिटी में लेते हैं, यहाँ पर ले रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर, तो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो इस टर्म को उसमें कंसंट्रेशन है तो ये टर्म आपका कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आपका स्लोप बन जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू हमने निकाला तो उसमें से मॉलिक्यूलर वेट भी हमने निकाल दी। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना चाहिए। ठीक है, ये हटके क्वेश्चन थोड़े से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 भी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कीजिए। तो ये लास्ट में जो ऑप्शन मतलब लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल एटम सॉल्यूट इज 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया दैट इज 100.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको डेल्टा टी भी निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 100.15 डिग्री सेल्सियस माइनस आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा आपका डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू केवी। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग द अबव सॉल्यूशन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो मतलब आपको वो पूछ रहा है कि डेल्टा टीएफ कितना। डेल्टा टीएफ के लिए डेल्टा टीएफ कितना होता है, डेल्टा टीएफ होता है मोलारिटी इनटू केएफ। लेकिन वो पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन था उसको आपने डाइल्यूशन कर दिया, तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर पूछ रहा है दे रखा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन obtained by the diluting the above solution equal volume of water। मतलब इनिशियली जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिया था अब आपने उसको डबल कर दिया। देखिए वाटर का जो आपका होता है डेंसिटी वो बिल्कुल 1 होता है, तो वॉल्यूम डबल करोगे तो उसका मतलब वेट भी कितना हो जाएगा डबल। ये दिमाग में आना चाहिए, वॉल्यूम डबल करोगे तो भी इसकी वेट भी कितना हो जाएगा डबल। तो इनिशियली आपका जितना मोलारिटी था अब जब इसको एमडीएस निकालोगे तो ये यहाँ पर मोलारिटी इतना था नंबर ऑफ मोल्स में वेट, लेकिन यहाँ पर जब वॉल्यूम डबल किया तो वेट डबल भी हो गया, तो ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाय w बाय 2। सॉरी वेट भी डबल हो जाएगा 2w, तो दैट इज इक्वल टू n डैश आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2n। सॉरी n डैश आ जाएगा दैट इज इक्वल टू n बाय 2। तो मोलारिटी जो है तो मोलारिटी आपका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। जब इसको आप डाइल्यूट करोगे तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पर मोलारिटी क्या हो जाएगा इनिशियल जितना मोलारिटी था यहाँ से वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू केवी। डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा m डैश इनटू केवी क्योंकि मोलारिटी आपका क्या हो गया चेंज हो गया। तो पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो ऑब्वियसली डेल्टा टी हमें निकालना है, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इसका रेशियो निकाल लेते हैं दैट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू केवी। यहाँ पर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी आ जाएगा, तो डेल्टा टी हमें निकालना है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू m बाय 2 इनटू kf आ जाएगा 1.86। ये आ जाएगा मोलारिटी m, k भी आपको दे रखा है कितना 0.52 और ये डेल्टा टी भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा टी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू निकाला है हमने 0.15, तो ये आ जाएगा 0.15। तो यहां से आप मल्टीप्लाई तो डेल्टा टी निकालोगे तो मोलारिटी मोलारिटी कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.93। ठीक है, तो 0.93 डिवाइडेड बाय 0.52, तो इसको आप सॉल्व करोगे ये करीब आ जाएगा आपका ये करीब 0.1 समथिंग आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.272।
ठीक है। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF, जो कि आ जाएगा माइनस 0.272 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 168। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 जो है वो खत्म होता है। तो हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे मैंने उसको सब कवर किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर लिया करो, जितना चाहे उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और चैनल का सब्सक्राइबर अगर बढ़ता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा भी वीडियो लगता है तो नीचे कमेंट भी बता देना कि सर अच्छा लगा वीडियो। चलिए, थैंक यू।